और फिर उसने अगला चैप्टर खोला, द घोस्ट ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। वो बस अपने पीछे आने वाले घोस्ट्स को महसूस कर रहा था। फिर हथियारों का सेक्शन आया, जहां कामुई ने शुरुआती कमरे के कोने में छिपी एक तलवार की ओर इशारा किया। उसने कुछ और चीजें खरीदने का भी सजेशन दिया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कामुई ने अपनी गाइड का अंत हिरोशी के पूरे परिवार के लिए इंसल्टिंग वर्ड्स की एक और बारिश से किया। गुस्से को दबाते हुए हिरोशी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक रियोना ने उसे पीछे से गले लगा लिया और उसके कान में फुसफुसाई, अगर कामुई के अलावा कोई और इस गेम को जीत सकता है तो मैं सच में उससे शादी करूंगी, और ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ शादी से ज्यादा चाहती हूं। इतना सुनकर हिरोशी के होश उड़ गए। उसने उसे झटके से दूर धकेल दिया, लेकिन जब उसने रियोना की उम्मीद भरी आंखें देखीं तो उसका दिल पिघल गया और आखिरकार उसने फिर से खेलने के लिए हाँ कह दी। वो वापस गेम में लौट आया, वहीं से जहां से उसने छोड़ा था। एक सिपाही ने उसे जल्दी से आगे बढ़ने को कहा, तलवार से हल्का सा धक्का देते हुए, ताकि फिर से पानी ना गिरे। रीसा, जो अब भी थोड़ा डिजी महसूस कर रही थी, एक और मुलाकात तय करना चाहती थी, लेकिन हिरोशी ने साफ मना कर दिया। उसने अपनी अजीब सी इच्छा भी जाहिर की कि वो उसके कंबल को हमेशा वेट रखेगी ताकि उसकी खुशबू बनी रहे। यातना कक्ष से बाहर निकलकर हिरोशी को एक अंडरग्राउंड रास्ते से ले जाया गया, जिसका इस्तेमाल कैदियों को बाहर ले जाने के लिए किया जाता था। आगे एक ग्रैंड प्रॉपर्टी थी, जिसे सिपाही ने बताया कि ये बंद शहर की क्वीन रूलर का पैलेस है। वर्तमान निवासी और जिसने हिरोशी की मदद की थी, वो था रॉयल गार्ड्स का कमांडर, चीफ टेस्ला। अंदर टेस्ला ने विनम्रता से उसके लिए कुर्सी खींची, हालांकि उसने हवा में हल्की सी पी की स्मेल महसूस की। टेस्ला ने बताया कि हिरोशी को क्यों छोड़ा गया। मार्टिन की बहन अलीशा ने उसे कथित तौर पर फ्रूट नाइफ से मारा था, लेकिन घटनास्थल पर सिर्फ एक तलवार मिली थी जो हिरोशी की थी। अपने एक्सपीरियंस से टेस्ला ने कहा, किसी के गले में छोटे चाकू से वार करने के लिए प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, इसलिए उसने तय किया कि वो मौत एक एक्सीडेंट थी, यानी हिरोशी निर्दोष था। इस अजीब गेम में पहली बार किसी समझदार इंसान से मिलकर हिरोशी खुश हो गया और उसने टेस्ला के खाने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। टेस्ला ने उसे वार्न भी किया कि अलीशा से सावधान रहना, क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद भी वो इतनी इजीली नहीं मानेगी। उसने कहा, जब भी मदद चाहिए हो मुझे बुला लेना। हिरोशी ने दिल से धन्यवाद कहा। महीनों तक फ्यूजिटिव की तरह छिपने के बाद उसे आखिर आजादी मिल गई थी। अब उसे सबसे पहले घर जाकर अपनी तलवार वापस लेनी थी। रियोना ने बताया कि उसका गांव आउटर एरिया में है, वहां पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इनोसेंट साबित होने के बाद भी गांव वालों ने यकीन नहीं किया। शायद वो सुबह से पत्थर जमा कर रहे थे और अब जब कोई असली क्रिमिनल नहीं मिला तो हिरोशी पर ही फेंकने लगे। उसे जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जब उनके पत्थर खत्म हुए तो वो हथौड़े और फावड़े लेकर पीछे पड़ गए, जैसे किसी शूटर गेम में लो एचपी वाला ज़ॉम्बी बचने की कोशिश कर रहा हो। रियोना ने हंसकर कहा, देखो, बिल्कुल रियल लाइफ जैसा है। भले ही किसी को गलत कामों से बरी कर दिया जाए, फिर भी कुछ लोग कभी सच्चाई नहीं मानते, वो वही मानते हैं जो वो मानना चाहते हैं। अब हिरोशी को अपने गांव लौटना था, लेकिन रास्ते में एक ब्रिज था जिस पर गार्ड तैनात थे। रियोना ने कहा कि जब तक गांव वाले शांत ना हो जाएं, कुछ खरीद लो। वैसे भी उसे अलीशा से मिलने की तैयारी करनी थी, लेकिन हिरोशी के पास कुछ ही कॉइन्स बचे थे, कुछ खरीदने लायक नहीं। उसने रियोना से पूछा कि इस गेम में पैसे कैसे कमाते हैं। रियोना ने कहा, बिल्कुल रियल लाइफ जैसा। तुम काम कर सकते हो, उधार ले सकते हो, या बिना काम किए चोरी भी कर सकते हो। उसने एग्जाम्पल दिया, वो सामने वाले बुजुर्ग कपल को लूट सकता है, लेकिन हिरोशी दोबारा जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने काम करने का फैसला किया। फिर रियोना उसे एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ले गई, एक टूटी फूटी सी जगह। क्योंकि भले ही वो इनोसेंट था, गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। उसे कोई लीगल जॉब नहीं मिल सकती थी और ये ऑफिस सिर्फ इल्लीगल काम देता था। अंदर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से हुई, जिसने उसके नाम की जगह सीधा कहा, ओ वही किलर। अगर वो समझाने की कोशिश भी करता तो भी कोई यकीन नहीं करता। फिर भी लेडी बॉस ने उसके लिए काम रखा, माइंस में मजदूरी करने का, 20,000 कॉइन्स पर मंथ के वेतन पर। यह ऑफर ठीक लग रहा था, लेकिन हिरोशी की असली प्लान बस कुछ स्मोक बॉम्ब्स खरीदने की थी, ताकि अलीशा से लड़ाई में काम आ सके। रियोना ने बताया कि एक बॉम्ब की कीमत सिर्फ 200 कॉइन्स है, तो हिरोशी ने पूछा कि क्या कोई पार्ट टाइम काम है जो आवरली बेसिस पर मिलता हो। उस वुमेन के पास एक था, बस ब्यूरिन नाम के आदमी की डिमांड पूरी करनी थी और उसे हर घंटे 100 कॉइन्स मिलते। ये सुनने में इजी लग रहा था, लेकिन उसने बताया कि ब्यूरिन एक मिडिल एज्ड आदमी है जिसका नेचर बहुत वियर्ड है और हिरोशी को उसकी डिमांड के हिसाब से उसे लेदर बेल्ट से व्हिप करना होगा। नेचुरली हिरोशी को यह बात बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल लगी और उसने साफ मना कर दिया। जब उसने कोई दूसरा काम मांगा तो वो वुमेन गुस्से में बोली,
यहाँ लोग जॉब के लिए बैगिंग कर रहे हैं और तू नखरे दिखा रहा है, और उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अब रियोना हिरोशी से थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी। वो ना तो चोरी करता था और जब काम करने की कोशिश करता था तो फेल हो जाता था। ऐसे में पैसे कमाने का एक ही रास्ता बचा था, उधार लेना। इस बार उन्हें किसी दूसरे प्लेयर से बोरो करना था। रियोना हिरोशी को फिर से कसिनो ले गई ताकि वो जिंजी से मिल सके। प्लेयर होने के नाते जिंजी भी रियोना को देख सकता था और दोनों ने एक दूसरे को ग्रीटिंग दी क्योंकि पहले से एक दूसरे को जानते थे। रियोना ने फ्रेंडली माहौल बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन हिरोशी अब भी जिंजी से नाराज था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। जिंजी ने कामली कहा कि हिरोशी को उसके बिना भी थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि अगर वो ना होता तो हिरोशी बरी ना होता। ये सुनकर हिरोशी लिटरली आग बबूला हो गया। रियोना ने बीच बचाव किया और जिंजी से रिक्वेस्ट की कि वो हिरोशी को कुछ पैसे लेंड कर दे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ताना मारा, उसे कहो यहाँ से निकल जाए, कहीं फिर पेशाब करके जगह गंदी ना कर दे। इस इंसल्ट के बाद हिरोशी का गुस्सा फट पड़ा। उसने जिंजी पर जंप मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही उसके चेहरे पर वेस्टर्न स्टाइल में पंच करने वाला था, जिंजी ने उसकी पकड़ तोड़ दी और उसे पलटकर नीचे गिरा दिया। उसने अपनी ब्रास नकल्स निकाली और हमला किया, लेकिन हिरोशी की क्विक रिफ्लेक्सेस ने उसे बचा लिया। उसने डॉज करते हुए जिंजी के बाल पकड़ लिए। जिंजी ने जवाब में उसकी कमर पर पिंच मारी। काफी स्ट्रगल के बाद हिरोशी ने फाइनली उसे पकड़ लिया और ओवो पावर कर दिया। लेकिन जैसे ही वो उसे फिनिश करने वाला था, मार्टिन का घोस्ट कर से आ गया, उसे वहीं डराने और गिल्ट महसूस कराने के लिए कि वो किसी को किल करने वाला है। स्केयर्ड होकर हिरोशी कमरे के कोने में भाग गया और हवा में खाली जगह की ओर इशारा करने लगा। जिंजी को सिंपैथी हुई। उसने बताया कि उसे भी अक्सर दो लोगों के घोस्ट दिखते हैं जिन्हें उसने कभी मारा था। वो कुछ सेकंड्स या कभी कभी पूरे 1 घंटे तक दिखाई देते और फिर वैनिश हो जाते। जैसे ही उसने ये कहा, वो दोनों घोस्ट्स फिर से प्रकट हो गए। जिंजी को खुद से बात करते देखकर रियोना को समझ आया कि उसे आज भी अपने फ्रेंड्स को मारने का पछतावा है और शायद इसी वजह से वो अभी तक ये गेम खेल रहा है। हिरोशी को भी ये बात समझ आई, इसने जिंजी से माफी मांग ली। जिंजी को अब कोई आपत्ति नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि थैंक्स तो हिरोशी, उसे सालों बाद थोड़ी एक्सरसाइज मिल गई। फिर उसने हिरोशी को पैसे लेंड करने के लिए हाँ कह दी। बाहर निकलते हुए रियोना ने टीजिंग अंदाज में पूछा, तो बताओ, एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराने के बाद कैसा फील हो रहा है? लेकिन हिरोशी के जवाब देने से पहले ही उसका बैज फिर से बदल गया। अब उस पर लिखा था, वो आदमी जिसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार डाला, फास्ट दौड़ता है, पेशाब करता है और बूढ़ों को लूटता है। दोनों हंसते हुए स्मोक बॉम्ब्स खरीदने निकल पड़े। हिरोशी एक दुकान में गया जहां उसकी मुलाकात मेलिसा से हुई, जो शॉप ओनर थी। जिंजी ने उन्हें सिर्फ 600 कॉइन्स उधार दिए थे, तो हिरोशी ने 2 स्मोक बॉम्ब खरीदे और 200 कॉइन्स इमरजेंसी के लिए रखे। लेकिन मेलिसा ने एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे। भले ही हिरोशी का नाम ऑफिशियली क्लियर हो चुका था, लेकिन उसकी बदनामी अब भी बाकी थी, इसलिए उसने 2 बॉम्ब्स के लिए पूरे 600 कॉइन्स वसूल लिए। ये अनफेयर लगा। हिरोशी जाने ही वाला था कि गार्ड्स ने उसे रोक लिया और जबरदस्ती बॉम्ब खरीदवाया। 2 बार ज्यादा पैसे वसूलने के बाद हिरोशी को एहसास हुआ, टेस्ला के अलावा यहाँ का हर एक एनपीसी भी बाकियों की तरह ही चीप और सेल्फिश था। कई दिनों तक चलते रहने के बाद हिरोशी फाइनली उस जगह पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसने धीरे से डोर खोला। अंदर सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी और मार्टिन का खून अब भी फर्श पर फ्रेश और लाल दिखाई दे रहा था। कमरे के कोने में उसे अपनी तलवार दिखी। ऐसा लगा सब नॉर्मल रहेगा, वो उसे उठाकर चला जाएगा, लेकिन नहीं। अचानक अलीशिया परछाइयों से बाहर निकली। वो जानती थी कि वो लौटेगा और उसका इंतजार कर रही थी। हिरोशी ने जल्दी से अपने स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं था। रियोना ने मजाक में कहा, नेक्स्ट टाइम लाइटर लेना मत भूलना। लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम होगा ही नहीं, क्योंकि अलीशिया पहले ही एक फ्रूट नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी कोई विंडो से अंदर कूदा और हिरोशी के सामने खड़ा हो गया। हिरोशी को लगा कि शायद कमांडर टेस्ला आया है, लेकिन नहीं, वो रीसा थी। वो अपनी छोटी बेटी को बचाने आई थी। रीसा ने जोर से कहा, अलीशा की ये हरकत जानबूझकर किया गया अटैक मानी जाएगी, और चूंकि टेस्ला ने हिरोशी को ऑफिशियली बरी किया है, अगर अलीशा ने इस ऑर्डर को इग्नोर किया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब एंगुलर सीन वाला मोमेंट आया तो रीसा को बताना भी दिखाया गया कि अंदर क्या हुआ था। हुआ कुछ ऐसा था कि जब मार्टिन को चाकू लगा था तो वो तभी मर गया था। मार्टिन काफी भारी था, तो अलीशा ने सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को छुपाया और फिर हमला पूरी तरह से हिरोशी पर इम्प्लाई करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने चाकू ढूंढने की ड्राटिंग की, जिसमें उसे कुछ साउथ इंडियन मूवीज भी हेल्प की थी। फिर उसने भारी भरकम डेड बॉडी को एक छोटी सी जगह में छुपा दिया।
लेकिन जैसे ही वो हिरोशी पर हमला करने वाली थी, वहां गार्ड्स आ गए और उसकी ये डार्टिंग पोर्ट पूरी नहीं हुई। गार्ड्स के बीच में एक प्लेयर आया और उसके सामने खड़ा हो गया, जिसे देखकर मेलिसा शॉक हो गई। ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि जिंजी था, और इसीलिए रीसा उस गान के बारे में बात कर रही थी जिसने उसे बचाया था। हिरोशी ने पूछा कि रीसा को कैसे पता चला कि वो यहाँ है। रीसा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उसकी सेंट से उसका पीछा कर रही थी। ये सुनकर रियोना हैरान रह गई, क्योंकि उसे अब भी वही स्मेल आ रही थी। तब हिरोशी को एहसास हुआ कि उसने गेम शुरू करने के बाद से अब तक कपड़े ही नहीं बदले थे, और उसी वजह से पेशाब की बदबू अब भी थी। रियोना ने मजाक में कहा कि अगली बार वो रीसा को अपनी पार्टी में शामिल कर सकता है, क्योंकि वो काफी पावरफुल है और आगे चलकर उसकी प्रोटेक्शन कर सकती है। लेकिन हिरोशी कुछ सोच पाता इससे पहले ही एलिसिया ने पीछे से सडन अटैक कर दिया। रीसा ने तुरंत उसकी शर्ट पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। एलिसिया की नजर में अब बस एक ही बात थी, हिरोशी को खत्म करना। उसने नाम से जुड़ी सजा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। उसके रास्ते में आने वाला कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। एलिसिया ने डैगर से वार किया, लेकिन रीसा ने उसे रोक लिया और एक जोरदार काउंटर अटैक किया। जब धूल छटी तो एलिसिया गायब थी। सभी कंफ्यूज थे, तभी रियोना ने ऊपर इशारा किया। वो छत पर है। हिरोशी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये गेम कितना रियल लगता है। उसने तुरंत एलिसिया का गिरा हुआ चाकू उठाया और बाहर फेंक दिया ताकि वो अनार्म्ड हो जाए, लेकिन उसने काम होकर अपनी जेब से 2 और नाइव्स निकाल लिए। अब माहौल टेंस था। रीसा ने गहरी सांस ली और कहा कि हिरोशी सेफ है, तो अब वो उसे अपनी पार्टी में इनवाइट कर सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने सच्चाई बता दी। वो उसे प्रोटेक्ट करने नहीं, बल्कि उस पर कंट्रोल करने और टॉर्चर करने आई थी, जब तक कि वो फिर से डर के मारे पेशाब न कर दे। हिरोशी दंग रह गया। दोनों, एलिसिया और रीसा, प्रैक्टिकली पागल थीं और अब उसके लिए आपस में लड़ने लगी। रीसा की ताकत ज्यादा थी, लेकिन उसकी स्पीड कम थी। वहीं एलिसिया तेज और अजाइल थी। कुछ देर बाद एलिसिया ने मौका देखकर एक तेज वार किया, पर रीसा ने पलटवार करते हुए उसके दोनों फ्रूट नाइव्स दूर फेंक दिए। रीसा ने एक और पावरफुल वार किया, जिससे एलिसिया पीछे जा गिरी, पर एलिसिया ने पेट में लात मारी और लाइटनिंग फास्ट अटैक से रीसा को बेहोश कर दिया। अब एलिसिया ने फैसला कर लिया था, पहले हिरोशी को खत्म करेगी, बाद में रीसा को। रियोना ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की ताकि हिरोशी को भागने का चांस मिल जाए, लेकिन एलिसिया इस बार प्रिपेयर्ड थी। उसने आंखों की प्रोटेक्शन के लिए खास गॉगल्स पहन रखे थे ताकि रियोना की फेरी मैजिक उस पर असर ना करे। कामुई की सलाह याद करते हुए हिरोशी ने सोचा कि अगर लड़ाई नहीं जीत सकता तो विरोधी की कमजोरी पर वार करो। उसने वही किया। एलिसिया की कमजोर जगह पर निशाना साधा, लेकिन वो ऐसी मूव्स की आदत डाल चुकी थी। उसने पलटवार में उसकी कमर पर लात मारी, उसे घुटनों के बल गिरा दिया और बोली, अब तुम्हें एक पेनफुल डेथ दूंगी। हिरोशी को लगा बस गेम यहीं खत्म हो गया। तभी मार्टिन का घोस्ट सामने आया, मदद करने नहीं बल्कि अपनी बहन से कहने की वो हिरोशी को जल्दी मार दे। उस वक्त हिरोशी ने आखिरी कोशिश की। उसने सोचा, एलिसिया किससे नफरत करती है? उत्तर मिला, मुझसे। और उसने अचानक अपने इमोशंस जाहिर करने का फैसला कर लिया। उसने एलिसिया के सामने अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दिए, ठीक उसी वक्त जब उसका नाइफ उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी इस अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन से एलिसिया झिझक गई। हिरोशी ने देखा कि ये काम कर रहा है तो वो उससे छेड़खानी भरे शब्द कहने लगा, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद एलिसिया इतनी आसानी से सॉफ्ट नहीं हुई। उसने कहा, भले ही वो एक्सीडेंट था, लेकिन वो एक इंसान की मौत थी और वो इंसान मेरा प्यारा भाई था। आंसू उसके चीक्स पर बहने लगे और वो गुस्से में पूछने लगी, वो क्यों भाग गया? इतना कहकर एलिसिया वहां से ऐसे भागी मानो हकीकत से भाग रही हो। हिरोशी मौत से तो बच गया, लेकिन उसकी बातों से उसे गहरा एहसास हुआ कि वो शुरू से गलत था। वो सोचता रहा कि ये सब बस एक गेम है, लेकिन अब उसे समझ आया कि ये सब उससे कहीं ज्यादा रियल है। उसे मार्टिन और एलिसिया के साथ बिताए वक्त की याद नहीं थी, लेकिन उसके लिए मार्टिन एक सच्चा दोस्त था। उसका सबसे बड़ा पाप था मार्टिन को मार देना और उसे बचाने की कोशिश करने के बजाय भाग जाना। और अब उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा फूल था। तभी रीसा भी होश में आई। हिरोशी ने उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर सच में थैंकफुल हो तो अपनी एक उंगली दे दो। ये सुनकर हिरोशी का मूड तुरंत बदल गया और उसने उसे भगा दिया। उसने अपनी तलवार उठाई, थोड़ी देर चुप खड़ा रहा और फिर कहीं जाने का फैसला किया। उसने रियोना से कहा कि वो यहीं उसका इंतजार करे। फिर वो उसी जगह पर गया जहां से सब शुरू हुआ था, मार्टिन की याद में, उस पुराने पेड़ के नीचे जहां उन्होंने बचपन में कोई वादा किया था। वहां पहुंचते ही मार्टिन फिर प्रकट हो गया। उसने शांत आवाज में पूछा, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? हिरोशी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। कामुई की एक बात याद करते हुए हिरोशी ने मार्टिन को देखा और कहा, चलो इस एडवेंचर को साथ पूरा करते हैं। दोनों ने हाथ मिलाया और हिरोशी उन तीनों के पास्ट में वापस चला गया। एक ऐसा टाइम जब वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, जैसे शैडो।
आखिरकार हिरोशी को वो प्रॉमिस याद आया कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। उसी वादे के साथ वो प्रेजेंट में लौट आया और मार्टिन भी अपने नॉर्मल बिना डर वाले रूप में वापस आ गया। वो खुश था कि हिरोशी को ये वादा याद था कि वो हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। अब मार्टिन का इस मॉर्टल वर्ल्ड से कोई लगाव नहीं रहा। उसने हिरोशी को थैंक यू कहा और गायब हो गया। भले ही ये सिर्फ एक गेम था, हिरोशी थोड़ा इमोशनल फील कर रहा था। रियोना ने ये सब देखा और उसका पीछा भी किया था। उसने हिरोशी को दिलासा देते हुए कहा कि अब सिर्फ एलिसिया ही बची है, लेकिन वो उसे धीरे धीरे हैंडल कर सकते हैं। पहले उन्हें वो रस्टेड सॉर्ड ठीक करवानी होगी और वो स्टिंकी पी स्टेन्ड पैंट की जगह एक नई खरीदनी होगी। इसके अलावा हिरोशी का टाइटल भी बदल गया था। अब वो बन गया था द बेस्ट फ्रेंड्स, ग्रेटेस्ट किलर, फास्टेस्ट रनर, बेड वेटर एंड ओल्ड रॉबर। अचानक पूरे एरिया में बेल बजने लगी। हिरोशी भागा ये देखने की क्या हो रहा है और उसने देखा कि पूरा शहर आग के लपटों में घिरा हुआ है। रियोना शॉक थी क्योंकि उसने इस गेम में पहले कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। हिरोशी ने दौड़कर देखा, हर कोई डर के मारे इधर उधर भाग रहा था। उसने पूछने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रियोना ने कहा कि ये गेम बहुत रियल डिटेल्स पर बना था। लोग पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, किसी के पास रुककर एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। उसने सजेस्ट किया कि तलवार ठीक करवाते वक्त वो ब्लैक स्मिथ से पूछ ले। वहां से उसे पता चला कि शहर पर घोस्ट्स ने अटैक कर दिया है। हिरोशी कंफ्यूज्ड हो गया। उसने पूछा कि क्या शहर किसी मोड से सिक्योर नहीं था। ब्लैकस्मिथ ने हाँ कहा, लेकिन बताया कि 500 साल में आए सबसे बड़े ड्राउट ने उसे सुखा दिया था और इसी मौके का फायदा उठाकर घोस्ट्स ने अटैक कर दिया। खुद को प्रूव करने के इस मौके को देखकर हिरोशी ने ब्लैकस्मिथ से कहा कि वो उसकी सॉर्ड रिपेयर करे ताकि वो डीमन से लड़ सके। लेकिन ब्लैकस्मिथ इतना बिजी था भागने में कि उसने कहा, तुम खुद ही बना लो। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो हिरोशी ने खुद ही सॉर्ड शार्पन करनी शुरू कर दी। तभी बाहर से हेल्प के लिए चीखें सुनाई दी। हिरोशी इरिटेटेड था कि ये प्रोसेस इतना स्लो क्यों है, लेकिन रियोना ने याद दिलाया कि कभी कभी रस्टेड सॉर्ड भी डीमंस को ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। बात सही लगी तो वो लड़ने बाहर भागा, लेकिन रियोना ने रोक लिया क्योंकि उसमें अभी इतनी पावर नहीं थी। गॉब्लिन्स बहुत स्ट्रांग थे और अगर वो अभी गया तो उसके मरने के चांसेस 120% थे। अगर कोई इस गेम में मर जाए तो बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। हिरोशी को लगा कि वो सच में मर जाएगा, लेकिन रियोना ने बताया कि उसे बस गेम से परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा और उसका कंसोल डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब उसे भी मानना पड़ा कि ये गेम सच में पथाटिक है। रियोना ने बताया कि असल में एक प्लेयर पहले ही इस गेम में मर चुका है और उसका कंसोल लॉक हो गया था। गेम कंपनी पर कई लॉसूट्स किए गए, लेकिन उन्होंने पावर और पैसे से सब दबा दिया। प्रोटेस्ट शुरू हुए और रिटेल स्टोर्स तक पहुंच गए। लॉन्च के थोड़े टाइम बाद ही ये गार्बेज गेम भुला दिया गया और यही रीजन था कि जब उसने हिरोशी को ये बेचने की कोशिश की तो वो असलियत नहीं बताना चाहती थी, बल्कि उसे ट्रिक करके वापस खरीदना चाहती थी। रियोना ने कहा कि वो अभी उतनी पावरफुल नहीं है कि उन्हें हरा सके। उसने सजेस्ट किया कि हिरोशी लॉग आउट करके कामुई से एडवाइस ले, लेकिन गेम छोड़ने से पहले हिरोशी ने रिक्वेस्ट की कि वो कम से कम गॉब्लिन्स को देख ले। रियोना ने हाँ कहा, लेकिन उसे चुप रहने को कहा। हिरोशी ने दरवाजा खोलकर झांका और गॉब्लिन्स की टेरिफाइंग स्पीड और लुक्स देखकर स्टन्ड रह गया। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। एक घोस्ट ने एक छोटी लड़की को पकड़ लिया। बिना सोचे हिरोशी उसे बचाने दौड़ा, लेकिन रियोना ने खींच लिया। उसने कहा, कॉन्सोल की कीमत 1,20,000 येन है और मैं तुझे डिस्काउंट में 1,26,000 में दे दूंगी। हिरोशी शॉक्ड रह गया। उसे लगा वो पागल हो गई है। असली प्राइस तो 90,000 येन थी। फिर भी रियोना ने समझाया कि वो बस एक एनपीसी है, कोई रियल इंसान नहीं। लेकिन मार्टिन को याद करके हिरोशी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। लाइफ तो लाइफ होती है, चाहे रियल हो या वर्चुअल। वो किसी को अपने सामने मरते नहीं देख सकता था। जब वो आर्ग्यू कर रहे थे तभी 3 सोल्जर्स उस लड़की को बचाने के लिए आए, लेकिन वो घोस्ट बहुत पावरफुल था। पल भर में उसने एक सोल्जर का आर्म काट दिया। बाकी दोनों ने मिलकर फाइट की, लेकिन उसने दोनों के पीसेस कर दिए। फिर तीसरे के हाथ फाड़कर उसे भी खत्म कर दिया। हिरोशी जो कुछ देख रहा था उससे उसकी रूह कांप गई। रियोना ने बताया कि इसी वजह से सभी नए प्लेयर्स को जल्दी से जल्दी सिटी छोड़ने को कहा गया था ताकि वे गोस्ट से ना टकराएं। हिरोशी ने पूछा कि क्या सच में कोई नहीं है जो उनसे फाइट कर सके। रियोना ने बताया कि 2 लोग हैं, कमुई और एक और आदमी जिसका नाम एडा है, जो रियल लाइफ में ईस्टर्न और पैसिफिक रीजन का बॉक्सिंग चैंपियन है। एक इंटरव्यू में जब एडा से पूछा गया कि उसका टफेस्ट राइवल कौन है, तो उसने जवाब दिया, गोस्ट्स। भले ही जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, हिरोशी ने उस लड़की को बचाने का फैसला किया। रियोना उसकी जिद से परेशान होकर उसे नए कंसोल पर डिस्काउंट देने का वादा करती है, लेकिन फिर भी कहती है कि पहले अपनी पैंट बदल ले। ब्लैकस्मिथ एक छोड़ गया है। हालांकि वो थोड़ी डर्टी थी, लेकिन पी स्मेल वाली पैंट पहनकर किसी को बचाने से तो ये बेटर थी। तैयार होने के बाद हिरोशी ने पोजीशन ली और रियोना ने गोस्ट का अटेंशन डाइवर्ट किया ताकि वो लड़की को बचा सके।
जैसे ही मौका मिला, हिरोशी उस बच्ची को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां एक्चुअली 2 डेमन्स थे। फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने लड़की को दूसरी डायरेक्शन में भागने को कहा और खुद उन दोनों डेमन्स को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा करते रहे। हिरोशी ने तुरंत अपनी स्पीड एबिलिटी का इस्तेमाल किया और जान पर खेलकर उस लड़की को बचा लिया। पर एस्केप करने के बाद भी वो ऐसे भागता नहीं रह सकता था। उसे कोई रास्ता ढूंढना था उन दोनों गोस्ट को हराने का। तभी गोल्डन आर्मर पहने टेस्ला वहां पहुंच गया। सिर्फ एक स्वॉर्ड स्विंग में उसने दोनों डेमन्स को खत्म कर दिया, जैसे किसी एग्जॉसिस्ट ने अपनी पावर दिखाई हो। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स भी आ गए और हिरोशी ने लड़की को उनके हवाले कर दिया। पहली बार उसे लगा कि वो सच में हीरो बन गया है। उसकी टाइटल फिर से चेंज हो गई। अब वो था ग्रेटेस्ट फ्रेंड किलर, बेड वेटा, ओल्ड रॉबर एंड द अल्टीमेट लोलिकॉन। इससे ज्यादा रिडिकुलस टाइटल शायद कोई और नहीं हो सकता था। उसी वक्त टेस्ला उसके पास आया। हिरोशी की ब्रेवरी देखकर कमांडर ने उसे सिटी की डिफेंस के लिए मर्सनरी बनने का इनवाइट दिया। हिरोशी ने बिना सोचे हां कर दी। आखिर टेस्ला के साथ लड़ने का मतलब था कि अगर कुछ हुआ तो कमांडर उसकी रक्षा करेगा। टेस्ला ने सजेस्ट किया कि वो उसे रॉयल ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाएगा। सब कुछ खत्म होने के बाद हिरोशी ने गेम सेव किया और लॉग आउट कर गया। वो खुश था कि फाइनली उसने गेम में प्रोग्रेस की है। अगले दिन स्कूल में हिरोशी ने मोरी को गेम के अंदर की सारी बातें बताई और मोरी जेन्युइनली खुश था कि हिरोशी अब इसे एंजॉय कर रहा था। मोरी ने गौर किया कि हिरोशी थोड़ा बदल गया है। उस रात लॉगिन करने से पहले हिरोशी ने कमुई की गाइड पढ़ी। कमुई ने उसे सिटी से निकलने के 3 पॉसिबल वेज बताए। पहला, सिटी में रेपुटेशन बढ़ाने के लिए मेन और साइड मिशंस कंप्लीट करो। रेपुटेशन बढ़ने के बाद हिरोशी एंट्री एग्जिट परमिट मांग सकता है। दूसरा, सिटी से एस्केप कर जाओ, लेकिन उस रास्ते पर गोस्ट्स का सामना करना पड़ेगा और उनसे फाइट करने के लिए ताकत चाहिए। तीसरा तरीका सबसे टफ था, गॉब्लिन इवेंट से पहले वाला। या तो एक टीम बनाकर काउंटर अटैक करो और भागो, या 4 दिन तक कहीं छिपे रहो जब तक गॉब्लिन अटैक बंद ना हो जाए। ऑल्टरनेटिव ये भी था कि वो टेस्ला की रॉयल गार्ड में ज्वाइन कर सकता था, लेकिन कमुई ने वॉर्न किया था कि केवल कोई फूल ही उस कमांडर के साथ लड़ने का चुनाव करेगा, क्योंकि वो बेहद कठोर था। फिर भी उसने उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस दी जो भर्ती होने का ऑप्शन चुनते हैं। कमुई ने कहा कि अगर प्लेयर के पास ग्रेटेस्ट फ्रेंड किलर का टाइटल है तो भी एक चांस है, लेकिन गाइड शुरू करने से पहले उसने हिरोशी से एक प्रॉमिस करवाया। फिर उसने उसे गोस्ट्स और लिटिल फ्रेंड्स टॉकर कर्स से बचने पर कांग्रेचुलेशंस दी। आगे के इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक थे, पहले 5 ट्रेनिंग सेशंस को सर्वाइव करना होगा और फिर दूसरे गोस्ट अटैक से बचना होगा। ये बहुत टफ था, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो उसे कई हिडन सीक्रेट्स मिलेंगे। कमुई ने कहा कि अब सब कुछ हिरोशी की अपनी एबिलिटीज पे डिपेंड करेगा। कंसोल ना खरीदने की ठान कर हिरोशी ने कहा, मैं जीतूंगा। फिर उसने अपनी सिस्टर से सुलह कर ली और कीरा से कहा कि वो गेम खत्म कर देगा और आने वाले दिनों में थोड़ा नॉइज कर सकता है, तो उम्मीद है वो समझ जाएगी। इस बार वो ट्रैक एंड फील्ड की तरह भागा नहीं, इस बार वो रेडी था। फिर हिरोशी गेम में वापस लॉगिन कर गया। टेस्ला का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसे क्वीन के पैलेस में ले जाया गया। कमुई ने कहा था कि अगर 5 दिन सर्वाइव कर लिया तो सेफ रहेगा। टेस्ला ने पहले हिरोशी को क्वीन से मिलवाया। उसने अपना नाम बताया, गैवर्न, टेड सिटी की रूलर। हिरोशी जब उसे ग्रीट कर रहा था तभी क्वीन ने अचानक उसे गले लगा लिया और अपने गार्ड्स को आशीर्वाद दिया। हिरोशी इतना खुश हुआ कि उसके मुंह से अनजाने में आवाज निकल गई। इसके बाद टेस्ला उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले गया, जहां उसका इंट्रोडक्शन 2 नए प्लेयर्स नारा और बालू से कराया गया। टेस्ला ने बताया कि उनका मिशन है क्वीन गैवन के पैलेस पर हमला करने वाले गोस्ट्स को भगाना। समझाने के बाद कमांडर वहां से चला गया और बॉब नाम के आदमी को हिरोशी को उसके क्वार्टर्स तक छोड़ने को कहा। हिरोशी को एक प्राइवेट रूम दिया गया। रियोना, जो अब तक चुप थी, उसने हिरोशी को सलाह दी कि जब बॉब बोले तो चुप रहना, क्योंकि वो उसे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है। कपड़े बदलने के बाद हिरोशी को बॉब ट्रेनिंग ग्राउंड ले गया। एक नए रिक्रूट के तौर पर बॉब उसे बैटल की बेसिक बातें सिखाने वाला था। बॉब ने उसे इनकरेज करते हुए कहा कि कुछ भी टफ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने हिरोशी के शरीर को देखा, उसने हंसते हुए कहा, तू तो काफी पतला है, इंटेलिजेंस वर्क तेरे लिए बेटर रहेगा। हिरोशी ने साफ इनकार कर दिया। ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचने पर हिरोशी ने देखा कि ट्रेनर वही सोल्जर था जिसने पहले उसे अरेस्ट किया था।
वो पहले से ही हिरोशी को नापसंद करता था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे नारा और बालू से ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी। उसके जाने के बाद एक लड़की कैथी आई, वही जिसने उस बच्ची को सेफ घर पहुंचाया था। वो हिरोशी से मिलकर खुश थी क्योंकि उसने उस बच्ची से उसकी ब्रेवरी की कहानी सुनी थी। लेकिन तभी वो सोल्जर फिर आया और हिरोशी को याद दिलाया कि अब वापस ट्रेनिंग पर लौटो। हिरोशी ने उसके साथ स्पारिंग मैच खेला, लेकिन बिना किसी कॉम्बैट एक्सपीरियंस के वो बुरी तरह हार गया और इंसल्टिंगली हारा। सैनिक ने एरोगेंस से उसका मजाक उड़ाया, कहा कि वो स्नेल से भी ज्यादा वीक है। तभी नारा बीच में आ गई और उस सैनिक को खुद ही धूल चटा दी, जिससे हिरोशी की ग्रुप में थोड़ी रिस्पेक्ट वापस आ गई। अब हिरोशी को कमजोर लड़का मान लिया गया था। कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, ना कैथी ना बॉब। एक हाई स्कूल किड जो मर्सनरी बनने निकला था, अब पूरी तरह अकेला और आइसोलेटेड फील कर रहा था। दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था और रात में वो बिस्तर पर लेटा खुद से बोल रहा था, बस 4 दिन और फिर सब खत्म। अगले दिन गेम का स्लीपिंग सिस्टम बिल्कुल रियल लाइफ जैसा निकला, जिससे वो पूरी तरह ड्रेन फील कर रहा था। रियोना ने बताया कि वो ओवर स्लीप कर गया है। पैनिक में हिरोशी ने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर दौड़ा, लेकिन अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। सबका ध्यान सिर्फ नारा की ट्रेनिंग पर था। तभी अमोस नाम का सोल्जर आया और हिरोशी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस शुरू करने को कहा। ट्रेनिंग के दौरान नारा और बालू उसके पास आए। दोनों ने उसकी फ्रेंड किलर वाली रेपुटेशन के बारे में सुना था। भले ही हिरोशी ने डिनाई किया, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उसने किसी को नहीं मारा। नारा ने तो वार्निंग डाल दी कि कीप टू योरसेल्फ एंड डोंट बॉदर अदर्स। इस टेंस माहौल में कैथी बीच में आ गई और बात को खत्म किया। फिर हिरोशी ने कैथी के साथ प्रैक्टिस शुरू की। उसकी हेल्प से उसने काफी कुछ सीखा। लेकिन तीसरे दिन उसका सामना फिर से नारा से हुआ और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एक ही हिट में हिरोशी डिफीट हो गया। नारा और बालू ने उसका मजाक उड़ाया कि वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा है। रियल लाइफ और गेम दोनों में ही हिरोशी खुद को पहले से ज्यादा यूजलेस फील करने लगा। कॉर्नर में बैठा वो अकेले सोच रहा था कि उसने उम्मीद तो की थी कि यह टफ होगा, पर इतना नहीं। रियोना ने उसे थोड़ा और होल्ड करने को कहा और फिर उसे काउंसलिंग रूम में ले गई, जो उसे अभी अभी मिला था। उसने समझाया कि कभी कभी बात करने से मन हल्का हो जाता है। हिरोशी ने भरोसा किया और अंदर जाके सब कुछ शेयर किया, कैसे उसे कमजोर समझकर अलग थलग कर दिया गया और पैसों के लिए भी परेशान किया गया था। काउंसलर ने सब सुना, फिर ब्लंटली बोला, प्रॉब्लम तुम में ही है। जब स्किल नहीं थी तो आर्मी ज्वाइन क्यों की? यह सुनकर हिरोशी और भी इरिटेट हो गया। वो स्ट्रेस कम करने आया था, पर काउंसलर ने उसका मूड और खराब कर दिया। रियोना ने हंसते हुए कहा कि असल जिंदगी में भी काउंसलिंग सेंटर ज्यादा काम नहीं करते। इस बात से हिरोशी और भड़क गया। अगर तुझे पता था तो तू मुझे यहाँ लाई क्यों थी? तभी कैथी वहां पहुंची और बोली, मुझे पता है तुम अंदर से गुस्से में हो, पर उसे बाहर निकालना जरूरी है। उसने सजेस्ट किया कि वो प्रेयर ट्राई करे। कभी कभी गिल्ट छोड़ने से माइंड हल्का हो जाता है। उसकी बात मानकर हिरोशी और रियोना कन्फेशनल चर्च पहुंचे। वहां नन ने उसकी स्टोरी सुनी और बोली, तुम कर्स्ड हो, प्यूरिफिकेशन रिचुअल करना होगा। हिरोशी ने सोचा कोई सीरियस सेरेमनी होगी, लेकिन नन ने बस ठंडे पानी की एक बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी और बोली, हो गया। वो ऑकवर्डली खड़ा रहा, इतना ही था, पर कुछ कर भी नहीं सकता था। और जैसा एक्सपेक्टेड था, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चौथे दिन भी उसे फिर से बुरी तरह पीटा गया। आमोस के साथ काम खत्म करने के बाद नारा और बालू ने उससे पैसे मांगे और जब उसने कहा कि उसके पास नहीं है, उन्होंने उसे पकड़कर फिर से मारा। कैथी अमोस को लेकर आई कि वो इसे रोके, लेकिन अमोस ने प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तक हिरोशी की हालत इतनी पथेटिक हो चुकी थी कि रियोना भी सार्कास्टिक जोक्स मारने लगी, जिससे उसका कैरेक्टर कोल्ड हार्टेड लगने लगा। हिरोशी ने गुस्से में आके उनसे बहस की और तभी कैथी ने उसे खुद से बात करते हुए देखा। नाडा और बालू ने चेतावनी दी कि अगर तुम हिरोशी के साथ घूमती रही तो वैसा ही ट्रीटमेंट तुम्हें भी मिलेगा जो उन्होंने हिरोशी के साथ किया। मारपीट और ह्यूमिलेशन नहीं चाहती थी, इसलिए उसने फर्मली कहा कि वो उन्हें नहीं जानती। हिरोशी वाकई अनलकी था। खेल में और रियल लाइफ दोनों जगह परेशान किया जा रहा था। लकी था कि रियल लाइफ में उसके फ्रेंड्स अभी तक उसे बिट्रे नहीं किए थे, लेकिन अगर वो इतना कमजोर रहा तो शायद जल्द ही ऐसा हो सकता था। नाडा और बालू उस पर हंस रहे थे। रियोना भी थोड़ी हंसी में शामिल थी। हिरोशी कंफ्यूज था कि कौन उसकी साइड में है, लेकिन शायद कंपैशन के मारे उसने उसकी मदद करने का प्रॉमिस किया। 5वें दिन ट्रेनिंग का लास्ट डे था। सुबह सुबह नाडा को पता चला कि किसी ने उसके शूज चुराकर नाले में फेंक दिए हैं। वो शूज को बहुत चेरिश करता था। उसकी माँ ने उन्हें स्पेशली बनाए थे। बस इतना ही नहीं, उसकी स्वॉर्ड भी गायब हो गई और बाद में उसे एक वॉशरूम में फंसी हुई मिली। नेचुरली हिरोशी ही पहला सस्पेक्ट था, क्योंकि नाडा के अलावा किसी और ने उसे पंच नहीं किया था।
बॉब ने स्टेप करके कहा कि कोई प्रूफ नहीं। बाकी लोग भी बोल पड़े कि हिरोशी को नाडा के लॉकर के पास किसी ने देखा ही नहीं है। तभी सडन केओस हुआ। पूरी टीम लॉकर रूम की तरफ दौड़ी। वहां उन्हें कुक मिली और उसने बताया कि उसका अंडरवेयर चोरी हो गया है और वो नाडा के बैग में मिला है। अब हिरोशी सबकी नजरों में एक स्पॉइल्ड ब्रैट से अलग नहीं था। सब उसकी क्रिटिसिज्म और डिसडेन कर रहे थे। यहाँ तक कि बालू भी उसे भगाने के लिए भीड़ के पीछे पीछे चला। अब वो बुली खुद समझ चुका था कि थ्रेटेंड होने का क्या मतलब होता है। फिर उन्हें खबर मिली कि नाडा को आर्मी से रिमूव कर दिया गया है। अचानक टेस्ला आ धमका और एक लेटर लाया जिसमें एमस पर शूज चोरी करने, स्वॉर्ड डैमेज करने और नाडा को ट्रैप करने का आरोप लगाया गया था। लेटर में साफ लिखा था कि नाडा द्वारा एमस को हराने पर वो इंसल्टेड हुआ था और लेटर पर बालू के सिग्नेचर थे, जिससे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। टेस्ला ने पूरी टीम से पूछा क्या थी, सबसे पहले खड़ी हुई और कंफर्म किया कि यह सच था। उसके बाद बाकी सभी ने भी। इसके बाद एमस को उसके पद से हटा दिया गया और टेस्ला ने कहा कि वो जल्द ही उनके लिए नया कमांडर अपॉइंट करेगा। क्या थी और बाकी लोग भी हिरोशी से अपॉलॉजी मांगने लगे और जाहिर है इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि रियोना ही थी। हिरोशी ग्रेटफुल था, लेकिन एक ओल्ड मैन को इस तरह इमोशनली मैनिपुलेट करना थोड़ा ज्यादा था और कल ही तो डीमंस हमला करने वाले थे। फिर भी हिरोशी अभी भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। रियोना ने पूछा क्या तुम हार मानोगे? हिरोशी ने फर्मली कहा बिल्कुल नहीं। वो इतनी दूर आ चुका था और अगर मर भी गया तो कम से कम सब कुछ देने के बाद मरेगा। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर रियोना को थोड़ी रिलीफ मिली और फिर उसने आखिरकार उसे वो असली रीजन बताया कि उसने उसे एक गेम खेलने पर क्यों फोर्स किया था। वो चाहती थी कि हिरोशी गेम को रूइन कर दे। कहानी ये थी कि 10 साल पहले जब वो अभी भी एक प्लेयर थी, उसकी मुलाकात कामुई से हुई थी। उस समय हाई स्कूल जैसी सोच के साथ उसे बड़े कॉन्फिडेंट लोग बहुत अट्रैक्ट करते थे। जब उसे पता चला कि कामुई टेड सिटी छोड़ने वाला है, उसने हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। लेकिन कामुई ने उसे इसलिए रिजेक्ट किया कि उसकी अनयूजुअली डेवलप्ड चेस्ट ने उसे डरा दिया। तब से रियोना के मन में रिजेंटमेंट घर कर गई थी। उसने रिवेंज लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का फैसला किया जो गेम जीत सके और कामुई के टॉप पोजीशन को चैलेंज कर सके। उसने विनर से शादी करने की प्लान बनाई ताकि कामुई को रिग्रेट महसूस हो। एक ऐसा रीजन जो थोड़ा रिडिकुलस भी था। लेट नाइट हिरोशी नींद नहीं ले पाया और फ्रेश एयर लेने बाहर निकला। उसे उम्मीद नहीं थी कि रियोना ने इस प्लान के लिए इतनी केयरफुल प्रिपरेशन की होगी। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई, तभी टेस्ला भी वहां आ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि कब डीमंस हमला करेंगे। दोनों ने बात की और कमांडर को पता चला कि हिरोशी शहर छोड़कर जाना चाहता है। टेस्ला ने कहा कि अगर वो गार्ड कैप्टन ना होता तो वो भी सिटी छोड़कर जाना चाहता। वो दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता था और उसने कहा कि अगर वे बैटल में सरवाइव करें तो वो हिरोशी के साथ जाएगा। बैटल स्मूथ चलने के लिए हिरोशी ने कामुई की गाइड देखने के लिए गेम से लॉग आउट किया। जैसे ही उसने आंख खोली, उसने अपनी छोटी सिस्टर कीता को घूरते देखा। हिरोशी ने पूछा कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है। कीता ने बताया कि वो उसे देखने आई थी क्योंकि उसने उसे डोर के बाहर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था, लेकिन हिरोशी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने ब्रदर को ठीक देखकर कीता चली गई। फिर हिरोशी ने कामुई की गाइड पढ़ना शुरू किया, स्पेसिफिकली गॉब्लिन इवेंट के बारे में। अपने चाइल्डिश नेचर के अनुसार कामुई ने हिरोशी की इनकॉम्पिटेंस और लेजीनेस के बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया। फिर उसने हिरोशी से कुछ प्रॉमिस करवाया और गाइड में ऐसी ट्रिक बताई जो पढ़कर हिरोशी चौंक गया। बस यही कामुई उसे सिखा सकता था। कामुई की वेबसाइट क्रैश हो गई। ट्रिक याद आते ही हिरोशी थोड़ा सोच में पड़ा और जब वो छठे दिन गेम में वापस लौटा तो गॉब्लिन अटैक इवेंट शुरू हो गया। रियोना इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड थी और वो हिरोशी पर ऐसे फिदा थी जैसे कोई मदर अपने बच्चे को स्कूल भेजते हुए पूछती है कि उसने खाना खाया या बाथरूम गया। फिर टेस्ला स्पीच देने आए और इस मिशन के नए कमांडर्स इंट्रोड्यूस किए और वे कोई और नहीं बल्कि रीसा और अलीशा थीं। इन द मर्सनरी वर्ल्ड दोनों की डेडली रेप्यूटेशन थी। रीसा एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमेन थी और अलीशा डेडली नाइफ विल्डर। हिरोशी बिल्कुल टेंस हो गया। अब हिरोशी को केवल डीमंस की ही चिंता नहीं थी बल्कि अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की कोल्ड शार्प स्टेयर से भी। पर्सनल ग्रजेस असाइड, टेस्ला ने सोल्जर्स का मोरल बूस्ट करने के लिए स्पीच दी, लेकिन चूंकि डीमंस अभी भी एक्टिव थे, उसने ऑर्डर्स दिए कि सोल्जर्स पूरे सिटी में पेट्रोल करें। हिरोशी को ईस्टर्न विलेज में स्टेशन किया गया, जो उसका अपना विलेज था।
टेस्ला ने काइंडली रीसा और अलीशा को उसके साथ भेजा ताकि तीनों अपनी ओल्ड मेमोरीज रिफ्रेश कर सकें। हिरोशी ने कमांडर से रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन टेस्ला ने जोर दिया कि उन्हें अपने बीच के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने होंगे ताकि वो मिलकर डीमंस को डिफीट कर सकें। कोई और ऑप्शन ना होने पर हिरोशी रिलैक्टेंटली दोनों विमेन के साथ चला गया और उनके टॉर्चर से बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करने का रिजॉल्व किया। तीनों शहर की शांत सड़कों पर गश्त कर रहे थे, जहां ज्यादातर लोग पहले से ही घरों में दुबके हुए थे। तभी आगे रॉबरी की सूचना मिली। चोर ने एक बैग उठाया और उनकी तरफ दौड़ा और हिरोशी को कुछ समझने से पहले धक्का देकर एक तरफ ढकेल दिया। लेकिन जब वो अलीशा के पास से गुजरा तो उसने झपट्टा मारकर उसका बैग छीन लिया और तुरंत उसका हाथ काट दिया। हिरोशी ने बैग वापस करने से पहले हाथ हटाने की भी जहमत नहीं उठाई, जिससे बेचारी लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। रीसा ने चोर से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि किसी ने उसे उकसाया था और कहा था कि चूंकि सैनिक डीमन से लड़ने गए हुए हैं, इसलिए शहर असुरक्षित है और लूटपाट के लिए तैयार है। उसने ये भी बताया कि उसी समय शहर में कई रॉबरीज हो रही थीं। जब हिरोशी ने उकसाने वाले के बारे में पूछा तो चोर ने एक कसीनो की ओर इशारा किया। तीनों वहां गए और देखा कि कई नागरिक बंधक बने हुए हैं। इधर उधर देखने पर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो लीडर होने के लिए काफी ताकतवर लग रहा था। रीसा और अलीशा डाकुओं से निपटेंगी, जबकि हिरोशी बंधकों को छुड़ाएगा, क्योंकि दोनों वुमेन अभी भी उसे कमजोर समझ रही थीं। प्लान शुरू हुआ। रीसा और अलीशा ने एक एक करके डाकुओं को मार गिराया, जबकि हिरोशी ने बंदियों को आजाद किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से जिंजी भी शामिल था, जिसने बताया कि डाकुओं की प्लान लोगों का अपहरण करके उन्हें कंबोडिया में बेचने की थी। लेकिन जब अलीशा ने बाल आदमी को हराया तो उसे एहसास हुआ कि वो लीडर बनने के लिए बहुत वीक था, क्योंकि असली मास्टरमाइंड जिंजी ही था। उसने हिरोशी को हॉस्टेज बनाकर गला घोंट दिया और कहा कि सब अपना कीमती सामान छोड़कर भाग जाएं, वरना वो हिरोशी की गर्दन तोड़ देगा। लेकिन हिरोशी अब वो कॉवर्ड नहीं रहा जो बस भाग जाता। उसने छूटने के लिए जिंजी के पेट पर कोहनी मारी। रीसा उसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन हिरोशी खुद उससे लड़ना पर अड़ा रहा। पिछली मुठभेड़ के बाद से जिंजी ने ब्रास नकल्स लेकर तैयारी कर ली थी। जैसे ही दोनों आदमी नीचे गिरने वाले थे, अलीशा ने एक ही मुक्का मारकर लड़ाई खत्म कर दी और हिरोशी को समझाया कि अब खुद को शर्मिंदा मत करो। सभी डाकू पकड़े गए, लेकिन पता चला कि यह सब जिंजी की प्लान का हिस्सा था। वो गिरफ्तार होना चाहता था ताकि जेल में रह सके, फ्री फूड पा सके और डीमन से पूरी तरह बच सके। हिरोशी उसे बहुत दयनीय लगा। ले जाने से पहले हिरोशी ने उसे अपने तरीके बदलने की सलाह दी और किसी छोटे से उपदेश ने जिंजी को सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी टेस्ला प्रकट हुए और अपराधियों को पकड़ने के लिए हिरोशी की तारीफ की। हिरोशी ने इसका श्रेय दोनों वुमेन को दे दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, अलार्म बज गया कि डीमंस ने पश्चिमी गेट पर हमला कर दिया है। सभी लोग वहां दौड़े, लेकिन हिरोशी को अचानक पेट में दर्द होने लगा। शॉर्टकट लेने का नाटक करते हुए वो रेस्टरूम की ओर भागा और पूरी ताकत से जोर लगाया। जैसे ही उसकी बारी आई, उसने अपनी पैंट्स ऊपर खींची और लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पाया कि एक डीमन उस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था। हिरोशी ने रियोना से मदद के लिए चीखा, लेकिन गेम के बाहर उसने सुना नहीं और मान लिया कि वो हेमोरॉइड से जूझ रहा है। अचानक रीसा ने डीमन का सिर काट दिया, जो रेस्टरूम की ओर भागते ही उसका पीछा कर रही थी। उसने उसकी तलवार मांगी ताकि वो उसकी जांच कर सके, फिर उसके पैर में छुरा घूप दिया, जिससे वो चीख पड़ा और रीसा और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। अलीशा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर रीसा ने उसे अपना होने का इनविटेशन दिया और वादा किया कि वो उसे सच में अच्छा महसूस कराएगी। लेकिन रीसा की वॉल हिरोशी के बस की बात नहीं थी। तभी अलीशा आ गई और दोनों में बहस शुरू हो गई और हिरोशी रियोना के पास वापस चला गया। लेकिन टेंशन के कारण उसका पेट दर्द फिर से शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैक प्रैक्टिस के दौरान उसने खुद को गीला कर लिया हो। हार न मानने का दृढ़ निश्चय करके हिरोशी खुद को शांत करता है और दर्द कम होते ही रियोना उसे नॉर्दर्न गेट की ओर जाने को कहती है, जहां रीसा और अलीशा पहले से ही मौजूद हैं। वो ठीक समय पर पहुंचता है और देखता है कि टेस्ला की टीम अनगिनत खूंखार और हाई लेवल डीमंस के झुंड का सामना करने की तैयारी कर रही है। युद्ध भीषण है। टेस्ला अपने व्यापक कौशल से दुश्मनों के झुंड का सफाया कर देता है। रीसा लड़ाई का आनंद लेते हुए उन पर वार करती है, अलीशा परछाई से वार करती है और नाम रहित अतिरिक्त कलाकार नाटकीय प्रभाव के लिए मर जाते हैं। जब वो भीड़ का खात्मा कर देते हैं तो कैथी और बॉब दौड़कर आते हैं और खबर देते हैं कि पश्चिमी गेट पर मौजूद डीमंस शहर में घुस आए हैं और रानी की हवेली पर हमला कर रहे हैं। वहां एक शक्तिशाली दुश्मन का आभास होने पर टेस्ला सभी को हवेली की रक्षा करने का आदेश देता है, जबकि वो अकेले वहां जाता है। हिरोशी पीछा करता है, या तो मदद करने या बोझ बनने के लिए। पहुंचने पर उन्हें एक विशालकाय लाल ओर्क दिखाई देता है।
जिसकी एक आंख सैनिकों का कत्लेआम कर रही है। टेस्ला बताता है कि उसने ही पहले उसकी आंख ली थी, जिससे ये मुकाबला फिर से शुरू हो जाता है। वो दूसरों को लोहे का पिंजरा लाने के लिए भेजता है और खुद उससे लड़ता है। जब उनके हथियार टकराते हैं तो टक्कर बहरा कर देने वाली होती है। किनारे से देख रहा हिरोशी अचंभित है, लेकिन जानता है कि एक आंख वाला पिंजरा खतरनाक रूप से शक्तिशाली होता है। वो मदद करना चाहता है, लेकिन डर के मारे कांपता रहता है। तभी दो लड़कियां आ जाती हैं और कहती हैं कि मामला उन पर छोड़ दो। रीसा पहले हमला करती है, लेकिन तुरंत ही दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। अलीशा को एहसास होता है कि दुश्मन तेज और ताकतवर दोनों है, इसलिए वो तेज गति से डुअल शुरू कर देती है। लड़ाई तब खत्म होती है जब सैनिक बंधकों के रूप में डीमन से भरे पिंजरे को ले आते हैं। उनकी चीखें सुनकर टेस्ला की एक आंख भटक जाती है और वो एक जानलेवा वार करता है। लेकिन हिरोशी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ये बहुत आसान है, जैसा कमुई ने बताया था वैसा नहीं। गॉब्लिन बच्चों को फिर से देखकर उसे एहसास होता है कि उन्हें आज से बहुत पहले ही पकड़ लिया गया था। वो टेस्ला से भिड़ जाता है, जो कुछ नहीं कहती, फिर अपनी एक आंख फोड़ देती है और हिरोशी को घूरती है, तुम्हें बहुत कुछ पता है। क्वीन प्रकट होती है और सच्चाई उजागर करती है। उसने बार बार डीमंस के बच्चों को बंदी बनाकर डीमंस के हमले भड़काए, फिर खुद को रक्षक के रूप में स्थापित किया, लोगों को एकजुट किया और शहर को दूसरे देशों के शासन से मुक्त एक स्वतंत्र क्षेत्र में बदल दिया। साथ ही नागरिकों को बाहर जाने से भी रोक दिया। टेस्ला और क्वीन नियंत्रण के साधन के रूप में डीमंस का इस्तेमाल करते रहे हैं। जिस धर्मी सेनापति हिरोशी की प्रशंसा की जाती थी, वो वास्तव में एक पाखंडी है, जो सबको भड़काने के बाद गवाहों को चुप कराने के लिए सैनिकों को मार डालता है। स्वाभाविक रूप से अब टेस्ला हिरोशी को निशाना बनाता है और कमुई की 300% मृत्यु दर की चेतावनी अब शुरुआत में ही सार्थक लगती है। आपको एक हाई लेवल बॉस से लड़ना है। टेस्ला तुरंत अपना अंतिम हमला शुरू करता है और हिरोशी को एक ही झटके में गिरा देता है। भयभीत हिरोशी बिना दर्द की मौत की दुआ करता है, लेकिन अलीशिया उसे रोक देती है। हिरोशी पूछता है कि क्यों, तो अलीशा कहती है कि मार्टिन उसे सपने में दिखाई दिया था और उसे माफ करने के लिए कह रहा था। वो उसे स्वीकार करती है और चुपके से उसकी रक्षा कर रही है। कहती है कि वो खुश है कि उसने उसके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वो उम्मीद करती है कि वो उसके और उसके भाई के लिए जिंदा रहेगा। फिर वो उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। हिरोशी रियोना से पूछता है कि क्या एनपीसी को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सकता। खेल और असल जिंदगी में हमेशा कमजोर नजर आने वाले हिरोशी ने अब तक ये सब झेला था। इस बार वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पलटवार करता है। जब टेस्ला झपकता मारता है तो हिरोशी हर वार को नाकाम कर देता है और कमुई द्वारा सिखाई गई तरकीबों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करता है। जब कमुई निर्देश दे रहा था तो उसने कहा था कि इस खेल में खिलाड़ी का स्टैट्स काफी बढ़ेंगे जब उसकी भावनाएं उतार चढ़ाव से भरी होंगी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही होंगी। अगर आपके अंदर अटूट विश्वास, जुनून और आत्मा की गहराई से साहस है, तो आप विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और अंत में कमुई ने कहा, यह सिर्फ एक खेल नहीं था, ये रियलिटी थी। हिरोशी उठा और टेस्ला पर लगातार हमला बोल दिया। उसके वार तूफान की तरह बरस रहे थे, जिससे टेस्ला को पूरी तरह से बचाव करना पड़ा। फिर एक ही पल में हिरोशी ने उसे निहत्था कर दिया और अंतिम वार करने के लिए झपटा, लेकिन उसकी पीतली तलवार टेस्ला के हाई लेवल आर्मर को भेद नहीं पाई। बहरहाल, चूंकि यह खेल इतना वास्तविक था, तो हिरोशी ने अपनी मौत स्वीकार कर ली। टेस्ला ने उसे मारने के लिए एक और तलवार निकाली। उसी समय हिरोशी की मुलाकात मार्टिन से फिर से हुई और उसे एहसास हुआ कि शायद वो पहले ही मर चुका है। हिरोशी रो पड़ा और अलीशा की रक्षा ना कर पाने के लिए मार्टिन से माफी मांगी। मार्टिन ने उसे आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराया, फिर उसे उस वादे की याद दिलाई जो उन्होंने पहले किया था, जब हिरोशी ने उसे साथ में साहसिक यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया था। मार्टिन ने उससे कहा कि अब लड़ने का समय आ गया है। खेल में वापस आते ही हिरोशी की टूटी हुई तलवार अचानक एक आभा में लिपट गई, जिसने टेस्ला के ब्लेड को चकनाचूर कर दिया। इसे डीमन सॉर्ड कहा जाता है। इस बार दोनों निर्णायक प्रहार के लिए एक मुद्रा में आ गए। टेस्ला ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और प्रकाश की गति से दौड़ा, और हिरोशी शांति से उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। अचानक ही क्वीन ने हस्तक्षेप किया। उसने हिरोशी को एक तरफ धकेल दिया और टेस्ला का ब्लेड सीधे उसके पेट में मार दिया, जिससे खेल खत्म हो गया। हिरोशी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका गेम कंसोल आग की लपटों में घिरा हुआ है। अगले दिन इस बेतुकी मौत से उदास होकर उसने रियोना से बात की।
गेम शॉप की मालकिन ने उसे दिलासा दी और कहा कि उसने भी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। फिर उसने पूछा कि क्या वो फिर से खेलना चाहेगी और कहा कि उसके पास उसे उधार देने के लिए एक अतिरिक्त कंसोल है। हिरोशी ने कहा कि वो इसके बारे में सोचेगा। फिर वो कमुई की गाइड बंद करने के लिए अपने कंप्यूटर पर गया तो उसे एक नई प्रविष्टि मिली जिसका शीर्षक था, तुम मारे गए हो और अपना कंसोल खो दिया है। जैसा कमुई ने कहा था, यह खेल हकीकत था, उसे बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत थी। वो अपनी मौत से ठीक पहले से खेल जारी रख सकता था। उसे बस एक नया कंसोल ढूंढना था, क्षतिग्रस्त गेम डिस्क लगानी थी और कमुई द्वारा दिया गया कोड 10 बार डालना था। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो अपनी मौत से 1 घंटे पहले के समय में वापस आ जाएगा। अलीशिया को बचाने की उम्मीद में हिरोशी ने खेल में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन अभी नहीं। उसे पूरी तैयारी करनी थी। दिन पर दिन वो प्रशिक्षण लेने लगा। उसका परिवार भी उसकी प्रोग्रेस पर अच्छी नजर रखने लगा। हालांकि हिरोशी के भविष्य की योजना का जवाब अभी भी उसके टीचर के पास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे लगा कि हिरोशी के अंदर कुछ बदल गया है और उसे लगा कि उसके चरित्र में किसी तरह से गोल्ड मिला है। जहां तक उन 2 गली के गुंडों की बात है जो अक्सर उससे पैसे मांगते थे, उसने उन्हें डराकर भगा दिया ताकि वो उसे फिर से परेशान ना करें। और फिर 1 महीने बाद हिरोशी फिर से युद्ध में शामिल हो गया। इस बार उसने सबको बचाने की ठान ली थी। और यहीं पर एनीमे खत्म होता है। अलविदा।